बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं नाज़रीन। आज सुबह 6 बजे के करीब जो है वो दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 25 और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 33 डिग्री। 3 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इवेंट है जी लम्स में एनुअल इंग्लिश प्ले 2016 जो कि 22 अप्रैल यानी कि आज से 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। अली ऑडिटोरियम उसका वेन्यू है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लाहौर लंदन फैशन फेस्टा और इसकी टाइमिंग्स जो हैं वो है शाम 5 बजे, जिसमें न्यू अपकमिंग डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर्स, डांसर्स, फोटोग्राफर्स, फैशन ब्रांड्स, कॉस्मेटिक ब्रांड्स, शू ब्रांड्स, वॉचेस और इस तरह की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो उनकी एग्जीबिशन का इनेकाद किया जा रहा है। वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौर एग्जीबिशन द बॉम्बे रिव्यू इंडो पार्क प्रोजेक्ट 2016 और वेन्यू है इसका N5253 मेन गुरुमांगट रोड गुलबर्ग टू लाहौर। टाइमिंग है इसकी 5 बजे और इसमें जो है वो लिटरेरी इवेंट्स होंगे जो कि मुंबई और लाहौर में होते हैं, उनका कंपैरिजन किया जाएगा और कुछ स्ट्रीम किए जाएंगी चीज़ें लाइव और साथ ही साथ शेयर की जाएंगी दोनों कंट्रीज़ की ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट है जी हॉट ऑफ द FPW रैम्प कलेक्शन 2016 बाय शमील अंसारी लाहौर। वेन्यू है इसका 9A मेन महमूद कसूरी रोड गुलबर्ग 3 लाहौर। टाइमिंग है 6 बजे और ये आज भी होगा और कल भी, यानी कि 2 दिन ये इवेंट जारी रहेगा। जी और अब हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। तो आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी है जी अलहमरा की ग्राउंड में प्रोग्राम्स पर पाबंदी, टैलेंट हंट शो और म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी मंसूख। एजुकेशन डिपार्टमेंट नए माली साल का बजट तैयार ना कर सका, ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया गया। शहर के 9 मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे, ट्रैफिक घंटों जाम रही। और तूफानी बारिश, साइन बोर्ड दरख्त उखड़ गए, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स हसन अली और अकमल सोमरू। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। अब एक और पाबंदी का सामना है हमें। अब हम हर चीज़, हर साइड, एंटरटेनमेंट साइड को जो है वो ब्लॉक करने के मुझे लग रहा है कि हुकूमत ने अपनी प्रायोरिटी बना ली है। अलहमरा की ग्राउंड में प्रोग्राम्स पर पाबंदी है, ना टैलेंट हंट शो होगा, ना म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, लोग एंजॉय नहीं कर सकेंगे। देखें सीमल, फिर वही बात आ जाती है कि सोमरो ने जैसे उस दिन एक प्रोग्राम में पहले भी बात हुई थी कि हर जगह कर्फ्यू लगा दें। हालात तो वही हैं। आप चीज़ों को बजाय इसके कि स्ट्रीमलाइन करें, चीज़ों को बेहतर करें, ऐसा सिक्योरिटी जो प्लान है वो बनाया जाए कि जिससे कम से कम शहरी जो हैं उनको कोई तो एक्टिविटी मिले। अब वो करने की बजाय आप हर चीज़ पे पाबंदी लगाते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि लोग जो हैं वो नहीं निकल सकेंगे घरों से, फिर से वही हालात होंगे। लोग जो एक जहनी सुकून के लिए बाहर निकलते हैं वो लोगों को नहीं मुयस्सर आएगा। दहशतगर्दी के खतरे की वजह से इसको बंद किया है और फिर उनका मकसद पूरा कर रहे हैं। जाहिर है उनका मकसद तो यही है ना कि लोग अपने घरों में महसूर हो जाएं। और ये लाहौर नहीं है, ये लाहौर का कल्चर नहीं है कि आप सारी चीज़ों को बंद कर दें। अकमल, आप क्या कमेंट करोगे इस पर? देखिए, हमारे लाहौर शहर में 2 बड़े अदबी मराकिज़ हैं जहाँ पर अदबी सरगर्मियाँ होती हैं। एक उसमें अलहमरा हॉल जो है वो माल रोड वाला, और दूसरा पंजाबी कॉम्प्लेक्स जो है, और उसके साथ अलहमरा हॉल जो कज़ाफ़ी स्टेडियम। तो ऐसे मराकिज़ हैं जो सरकारी मराकिज़ हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं और उसका बुनियादी जो दायरा होता है उसमें आपका वो कल्चर है और कल्चर के साथ उसके अंडर जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं। ये वाला जो शो मनसूख किया गया है बुनियादी तौर पर, ये अलहमरा माल रोड के ग्राउंड जो है
जहाँ पर पिछले कई सालों से एक नई रिवायत शुरू हुई कि यहाँ पर तकरीबात की जाती हैं, ओपन एयर है और उसमें ये टैलेंट हंट था, इसके साथ म्यूज़िकल शो था जिसमें मुन्नी बेगम ने जो है वो परफॉर्म करना था। इसको मनसूख किया और लिंक कर दिया वज़ीर दाखिला का वो ख़त जिसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाए। वज़ीर दाखिला ने या अंदर महकमा दाखिला ने बराह रास्त जो है इनको मना नहीं किया कि आप ये एक्टिविटी करें, ये अलहमरा की इंतज़ामिया का खुद से फ़ैसला है। अब अगर एक तरफ अलहमरा हॉल में जो सिक्योरिटी है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ा दी गई है, चेक बढ़ा दिए गए हैं, तो फिर तकरीबात को बंद करने का क्या मकसद है? एक चीज़। दूसरा ये है कि किसी भी शहर के अंदर जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर सकाफती सरगर्मियों को कभी भी नहीं रोका जाता, क्योंकि जो कल्चरल शोज होते हैं वो बुनियादी तौर पर सॉफ्ट इमेज पैदा करते हैं और आपके ट्रेडिशन ही कल्चर के हवाले से बहुत ज्यादा रिच भी है और जाना भी जाता है। सोमरो साहब, एक ऐसी कोशिश है जिसमें बिला वजह तौर पर शहरियों को खौफ में मुब्तला करने के लिए इसको मनसूख किया गया है। इसका बराह रास्त सिक्योरिटी के उस लेवल से ताल्लुक नहीं बनता था, अगर होता तो बराह रास्त इनको मना कर दिया जाता कि आप ये एक्टिविटी मत कराएं। देखिए बात वही है कि सिक्योरिटी के नाम पे आप हर चीज को बंद करते जा रहे हैं, ये हल तो नहीं है किसी भी चीज का। अभी पता लगेगा शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए, सिनेमा घर बंद कर दिए, कल को यही होगा। और मतलब पहले पार्क के ऊपर पाबंदी लगाई, कर देंगे 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, अब प्लेलैंड्स जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। करना क्या चाह रही है हुकूमत? एक सिक्योरिटी की तारीफ अवाम की है, एक सिक्योरिटी की तारीफ हुकूमत की है। हुकूमत की सिक्योरिटी की तारीफ के मुताबिक सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उन्होंने बंद करना है, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते, और आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें उनको कोई असर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब कोई शख्स, कोई इंसान, कोई ग्रुप ढीठ हो जाए तो उसके ऊपर कोई बात भी असर नहीं करती। इस वक्त इनका रवैया वही है। देखें, आप एक तरफ शहर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर रखा है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी के नाम पर आप अहम तरीन इदारे बंद कर दें, तो आपके रवैयों में और अमल में और गुफ्तगू में इतना खुला तजाद है कि वो साफ नजर आ रहा है। फिर एक बात यह है कि अलहमरा जो है, तस्लीम कर देखें अलहमरा इस वक्त मरकज बन गया है, हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। अलहमरा इस वक्त कल्चरल और एकेडमिक एक्टिविटीज़ का मरकज़ बन गया है। जितने बड़े बड़े इल्मी मेले हैं और इल्मी सरगर्मियाँ हैं वो अलहमरा हॉल में होती हैं और उसके ग्राउंड में होती हैं। आप खुदारा ऐसे इकदाम मत करें। एक दिन का अगर कोई फंक्शन डिसमिस होता है, उस फंक्शन को पोस्टपोन किया जाता है, तो लोगों के शेड्यूल मुतासिर होते हैं, लोगों की प्लानिंग्स मुतासिर होती हैं। आप इमेजिन करें, टैलेंट हंट शो है, कितने ऐसे नौजवान होंगे जो मायूस हो गए होंगे, ये देखिए मायूस हो गए होंगे। आगे ही हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम पोटेंशियल या और फिर एक्सप्लोर कर सकें। हम हुकूमत वाले ये कहते हैं कि हमने नौजवानों को तरक्की के मौके देने हैं, हम जो है वो उनको एनकरेज करेंगे। हर चीज को बंद करके शायद ये देना चाह रहे हैं मौके, घर बैठे हुए। देखिए, नौजवान का नाम इस्तेमाल करके आप एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और नौजवान का नाम इस्तेमाल करके एक्सप्लॉयटेशन जब आप करते हैं तो अल्टीमेटली जो सफ़र करते हैं वो नौजवान होते हैं। ये वो एज ब्रैकेट है जो 18 से 30 के दरमियान आती है। तो बात ये है कि आप एक तरह आप ये अच्छा चले आप कैटेगरी में आते हैं वैसे लाइटर नोट आप आते हैं उसमें? नहीं, सोमरो नहीं आता उसमें। आप भी नहीं आते, लेकिन मैं आती हूँ। मैं तो अभी, और मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। ये चीज़ जो है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट बंद कर देना, टैलेंट हंट बंद कर देना, मेलों और कल्चर को खत्म कर देना, ये किसी सूरत में देखिए पहले ही लाहौर शहर की जो पहचान थी ना, लाहौर क्यों पहचाना जाता है, इसको जिंदा दिलाने लाहौर क्यों कहते हैं, ये कोई कागजी बात नहीं है। लाहौर की जो तारीखी रिवायात हैं वो इसकी सकाफती मेलों से जुड़ी हुई हैं, और सकाफती मेले पहले ही खत्म हो गए हैं। कहाँ मेला होता है लाहौर शहर के अंदर? लाहौर में तो मेले होते ही नहीं, मेले ठेले खत्म हो गए। ये जो वजीर आजम साहब अक्सर कहते हैं, मेलों का शहर कहा जाता था, मेले बंद कर दिए, बागों का शहर कहा जाता था, अब आप बागों का हाल देख ले क्या हो गया है। और फिर आप कहते हैं कि जी हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपको सिक्योरिटी के साथ एक चीज प्रोवाइड करने की। हसन, इस पर मैं आपका कॉमेंट जरूर लूंगी, आप जो कहना चाहते हैं। नाज़िन, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़िन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हसन, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, वो सुन के फिर अगली खबर की तरफ। सीमल, मैं ये कह रहा था कि देखें, पिछले दिनों लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जो कि गुलशन इकबाल पार्क का था।
उसमें काफ़ी जो लोग हैं वो जहाँ बहक भी हुए, शहीद हुए, ज़ख्मी बहुत सारे। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जिंदा दिलान का शहर है ना, तो अब आप देखें पार्क्स में लोग उसी तरह जाना शुरू हो गए हैं। पार्क में लोग आते हैं अभी भी उस पार्क में भी उसी तरह से आप कहीं पे भी चले जाएं, एक्टिविटी मतलब ना, लोगों को एक एक्टिविटी मिल गई, लोगों ने फिर घरों से निकलना शुरू किया, अपनी शामें जो हैं फैमिलीज के साथ पार्क्स में गुजारना शुरू कर दी हैं। तो बात वही आ जाती है कि आप इस तरह से करके ये बंद करके चीजों को आप तो एक्टिविटीज खत्म कर देंगे, क्रिएट करते हो इंस्टेड कि आप सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाओ, आप लोगों को और डरा देते हो चीजें बंद करके, और फिर लोग भी सोचना शुरू हो जाते हैं कि शायद हमें वाकई नहीं करना चाहिए, या हुकूमत अपनी नाअहली भी तो तस्लीम कर रही है। सेकेंडली ये देखिए आगे रमजान आ रहा है, रमजान के बाद फिर जाहिर ईद होगी। हम अगर बात करें तो 15 रोजे के बाद जो है वो मार्केटों और बाजारों में रश बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये मार्केट्स भी बंद कर देंगे और वहाँ पर शॉपिंग भी बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को डिस्कस करते हैं। जुनेद रियाज की खबर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट नए माली साल का बजट तैयार नहीं कर सका, ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया गया है। अकमल सुमरू आपसे शुरू करेंगे, आप चूँकि एजुकेशन बीट कवर भी करते हैं, क्या मफहूम बताएंगे आप इस स्टोरी का? एक तो ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट नहीं है। दो डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन में, एक स्कूल्स एजुकेशन है और एक हायर एजुकेशन। ठीक है, बुनियादी तौर पर इस खबर में स्कूल्स एजुकेशन की बात की गई है कि स्कूल्स एजुकेशन के बजट की जो तैयारी जो प्रपोज करना होता है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से किया जाता है, ईडीओ की जानिब से किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि पुराना मॉडल है अभी तक, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के तहत सेटअप नहीं आया, तो ये काम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का हो जाएगा आइंदा साल से, बट अभी जो है वो इन्होंने करना है। तो अब इसमें ये प्रपोजल होते हैं, ये प्रपोजल इनसे मांगे जाते हैं, अभी तक उस पर तैयारी नहीं की गई। और ईडीओ एजुकेशन की जानिब से जो उनके मातहत लोग हैं, जो डीईओज हैं और बाकी जो अफसरान हैं, उनसे कुछ तफसीलात मांगी गई हैं। बुनियादी तौर पर जो बजट की मेजर तैयारी है ना, वो महकमा स्कूल्स एजुकेशन करता है, जो पंजाब लेवल का बजट तैयार करता है, उसमें लाहौर का बजट भी होता है। बट प्रपोजल जो है वो नीचे से जाता है कि ये चीजें हमें चाहिए। ये वो प्रपोजल होता है, प्रपोजल अभी तक नहीं बनाया गया, दैट मींस कि उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या-क्या चीजें चाहिए। देखिए, ये इस प्रपोजल के अंदर ना 2-3 मेजर चीजें होती हैं। एक तो ये है कि आपके स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, आपको यहाँ पर फैसिलिटीज के हवाले से कौन सी चीजें मिसिंग फैसिलिटीज क्या है और उसके लिए कितने पैसे आपको चाहिए, उसके एक रफ एस्टिमेट्स दिए जाते हैं, जो डिसाइड ऊपर जाके महकमा स्कूल्स एजुकेशन करेगा कि हमने हुकूमत के सामने जब महकमे का बजट पेश करना है तो उसमें कितने पैसे मांगने हैं उनसे। तो अभी इस पर वर्किंग ही मुकम्मल नहीं हुई, और शायद उसकी बुनियादी वजह यही है कि सुस्त रवि और सुस्त रवि तो खैर हमारे मिजाज में है लोगों हसन, आप क्या कहोगे? उस वजह से अब इसमें ये है कि ये मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन इस तरह से है कि क्योंकि बजट जो है वो बेसिकली तैयार करना होता है महकमा खजाना ने या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तो इन्होंने प्रपोजल्स देनी है, और ये प्रपोजल्स देनी थी इन्होंने 28 फरवरी तक, जो कि नहीं दे सके। अब इस पे अगर बात की जाए मज़ीद, तो इसमें इनको ये चाहिए था कि ये जल्द से जल्द जो प्रपोजल्स हैं, बजट प्रपोजल्स हैं, वो अपनी देते, ताकि जो मसले मसाइल हैं स्कूल्स में ख़ास तौर पे, क्योंकि स्कूल एजुकेशन का बजट है, स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं बहुत से स्कूल्स में। हम दावे तो बहुत से करते हैं कि हमने एजुकेशन को ये कर दिया, तालीम को ये कर दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। लेकिन असल ये बराह रास्त महकमा खजाना की जिम्मेदारी नहीं है। महकमा खजाना ने तो बुनियादी तौर पर जो उनके पास रेवेन्यू मौजूद होता है उसमें से उन्होंने एलोकेट करना, लेकिन एलोकेट तो देखें, प्रपोजल तो डिपार्टमेंट ने करना ना। एजुकेशन से जो चीजें आएंगी प्रपोज होके महकमा खजाना का तो अगले दर्जे का काम है। महकमा खजाना तो बाद में आएगा, तो उससे होगा वही जो हो रहा है तालीम के साथ, जो लाहौर के स्कूलों के साथ हो रहा है। अब इन्होंने अकमल, आप लाहौर की बात कर रहे हैं, आप लाहौर से थोड़ा सा बाहर जाए ना, यहीं लाहौर के गिरदोनवा में किसी गांव में किसी स्कूल में चले जाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी डेवलपमेंट है और स्कूल में कितनी। इवन लाहौर के ऐसे बहुत से स्कूल हैं हसन, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे जमीन पर, और आगे गर्मियां आ रही हैं,
आप हाल देखिएगा, पंखे नहीं चलना अब बंद आ हो जाएंगे। जाएगा, फर्नीचर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब हुकूमत सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो एनजीओज को देने जा रही है एनजीओज को दे देगी, एनजीओज इसको स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बना देंगे, वो भी हम देखेंगे मॉडल कब स्कूल होगा। बनेंगे, और यहाँ पर जितने वुज़रा हर हैं चीज ब्यूरोक्रेसी उनके की हर बच्चे वहाँ चीज की पढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन की तरफ गौर किया हर जा रहा है। चीज। दैट मींस कि हुकूमत अपने हाथ खड़े कर रही है कि सिस्टम कुछ नहीं है, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं चला सकती। हुकूमत जो है ना बुनियादी तौर पर एक फर्क को मुस्तकिल तौर पर रखना चाह रही है, वो है हैव्स और हैव्स नॉट। बिल्कुल, हैव्स और हैव्स नॉट का फर्क ही इनको हर दफा इलेक्शन जितवाता है, क्योंकि हैव्स नॉट रहेंगे तो इनको वोट मिलेंगे, हैव्स नॉट रहेंगे तो ये उनके काम आएंगे, हैव्स नॉट रहेंगे तो उनको ये लालच देंगे कि हम आपको ये देंगे, हैव्स नॉट रहेंगे तो उनको गली मोहल्लों की सतह पर कितनी मासूम है तो ये कि वो हर साल हर 5 सालों के बाद, अभी अगर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो फिर उनको पता ही नहीं लगेगा कि ये वादे तो पिछले दफा भी किए थे, ये वादे तो फलां टाइम पे भी किए गए थे। अवाम मासूम नहीं है, अवाम मजलूम है। मजलूम असल में नहीं, जालिम जब जुल्म करता है ना तो मजलूम हमेशा खौफ में रहता है, और उस खौफ में रहकर ही वो उनकी बातें सब मानता है। लाहौर के अंदर जितने भी तालीमी इदारे तबाह हो रहे हैं उसमें बुनियादी जिम्मेदारी और उसका जिम्मेदार हुकूमत के वो मुतलका इदारे हैं जो अपने फराइज नहीं निभा रहे, और तजवीज़ ये देते हैं वज़ीर आला को कि इसका हल है कि आप इसको एनजीओज के हवाले कर दें तो ये बेहतर हो जाएगा। वो दौर भी हम देखेंगे, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, कि एनजीओज के हवाले करने से कौन से 4 चांद लग जाते हैं इन स्कूलों को, और कैसे ये अपना मयार तालीम खास तौर पर बेहतर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल जो है वो 9 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, और ट्रैफिक का कोई हाल था कि आपने कोई 5 मिनट का सफ़र जो है वो आपको घंटा लग रहा था, और गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। ये क्या वतीरा बना लिया है, मतलब एहतजाजों का शहर बनता जा रहा है। अच्छा, इसमें सीमल एक चीज़ देखें, जब लोगों को मान लिया कि लोगों के मसाइल हैं और वो मसाइल हल नहीं होते, लोग एहतजाज करते हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, लेकिन एक जगह मुख्तस होती है कि आपने इस जगह से एक पॉइंट है, आपने उससे आगे नहीं आना। इसमें कसूर हमारा अपना भी है कि हमारा जहाँ दिल करता है हम वहाँ सड़क ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा हसन, कल हम रेहान गुल से लाइव कर रहे थे, वहाँ पर डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे जनरल हॉस्पिटल के बाहर। वहाँ पेडेस्ट्रियन ब्रिज था, उसके साए के नीचे वो लोग बैठे हुए हैं, 2 शरबत अपने पास रोकी हुई हैं और छतरियाँ पकड़ी हुई हैं, सेल्फियाँ भी चल रही हैं वहाँ पर, और पीछे पूरी फिरोजपुर रोड ब्लॉक, वहाँ पर एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं। डॉक्टर्स की 15 से 20 लोग जो है ना, अगर कोई इशू है 15 से 20 लोग रोड ब्लॉक कर देते हैं, उससे आप ये देखें कि हजारों लोग मुतासिर होते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ हम क्या कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं सोचना चाहिए, देखो जो एहतजाज कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए। मकसद है कि यार वो हमारा ही हिस्सा है ना, सोमरो साहब, वो हमारा ही हिस्सा है ना। देखें हमारा हिस्सा नहीं है, वो अगर हमारा हिस्सा होता तो वो कभी भी इस तरह की हरकत ना करते, वो शहरों को जैम ना करते। आप देखें हम ना मुआशरा तो हमारा ही है ना, हो जाते हैं जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, बात नहीं सुनी जाती। और डॉक्टर्स या वकील वकला, मैं माजरत के साथ, उनका जब दिल करता है वो आपकी ये जेल रोड ब्लॉक कर देते हैं। उनका जब दिल किस वक्त है, आप ये जब पीक टाइम्स हो, जब इनकी ड्यूटीज के पीक आवर्स होते हैं। पीक टाइम्स दिन में शहर में तो वैसे ही 3-4 औकात में होते हैं, जब इनके ड्यूटीज के पीक आवर्स होते हैं ना, उस वक्त एहतजाज करते हैं, उस बहाने से तफरीह भी हो जाती है इनकी। बुनियादी तौर पर एहतजाज का मकसद तो हुकूमत पे प्रेशर डेवलप करना है, और यंग डॉक्टर्स अब से नहीं प्रेशर डेवलप कि आप शहरियों को जो है वो उसमें होता ही है ना। देखिए जब शहरी परेशान कर रहे हैं, शहरी जब फंसेंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे, मैं भी कल 2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा, तो आप अल्टीमेटली हुकूमत को भी बुरा भला कहेंगे, एहतजाजियों को भी बुरा भला कहेंगे। तो हुकूमत अपनी रिट को कायम करने के लिए, उस एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए नेगोशिएशन भी करती है, ट्रैफिक को खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश के दौरान सत्यानाश हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है उस अवाम का, उन लोगों का जो उस रूट से गुजर रहे होते हैं, उस रास्ते से गुजर के जा रहे होते हैं। तो एहतजाज मेन शाहराहों पर, अब देखें माल रोड पर इन्होंने लगाई थी दफा 144, अभी भी खत्म हो गई ना, वो अभी भी है, अमली तौर पर खत्म ही नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं, जिसका दिल करता है जाके वो चौक बंद कर देते हैं, पूरी माल रोड की आपके ट्रैफिक बंद हो जाती है। 500-1000 बंदे इकट्ठे होके आ जाएंगे तो उनको मारेंगे भी सही, उनको 15-20 बंदे देखें, उनको देखें ना, उनको अगर मारें तो ये मीडिया है फिर कहेगा जी लें जी पुलिस वाले बड़े जालिम हैं, वो मार रहे हैं। अच्छा वो मारें तब भी वो बुरे हैं, वो ना मारें तब भी वो बुरे हैं, क्योंकि मीडिया की जो फ्रेमिंग है ना, वो उसने फ्रेमिंग अपने न्यूज आइटम के मुताबिक करना देनी है। सबका जमहूरी हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों को जो है वो अपने साथ सफर कराओ। देखिए जमहूरी रवैये वहाँ पर होते हैं जहाँ पे जमहूरियत हो।
जहाँ पर जमहूरियत हकीकी मायनों में ना हो, वहाँ पर जमहूरी रवैये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए हम चीज़ों को ना, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सिस्टम्स के अंदर खराबियाँ हैं, दूसरी तरफ हम उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए आइडियलिज्म का शिकार हो जाते हैं और हम कहते हैं जी ये चीज़ आइडियली ऐसे होनी चाहिए। तो लोग महरूम हैं, और महरूम किस वजह से हैं कि उस सिस्टम ने उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं की, उनकी वो नीड्स पूरी नहीं की, उसी के नतीजे में फ्रस्ट्रेशन है। अब फ्रस्ट्रेशन से आप जमहूरी रवैये कहाँ से निकाल सकते हैं? हमेशा ख्वाजा सलमान जो है वो आके वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, अपनी वर्डिंग देकर जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ओहदा ही नहीं है। हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर ही मौजूद नहीं है जो इन तमाम इश्यूज को एड्रेस कर सके। वो वज़ीर आला पंजाब ने अपने पास रखा हुआ है, उनको 100 तरह के और काम होते हैं, वो इस चीज़ की तरफ बॉदर ही नहीं करते। बात ये नहीं है कि हेल्थ मिनिस्टर मौजूद नहीं है, बात यह है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट एमपीए मौजूद नहीं है कि जो हेल्थ की मिनिस्ट्री को चला सके। अगर कॉम्पिटेंट एमपीए मौजूद होता तो यकीनन ये मिनिस्ट्री भरी पड़ी है और उसमें से एक भी हेल्थ को देखिए इनको सोचना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास फंड्स कौन से हैं? फंड छोड़ दें, कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। आप मान कॉम्पिटेंट बंदा तो चले है ही है। होता तो सीएम हाउस से बंदे को लगा देते। वो कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है या सीएम हाउस से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। दोनों चीजें, दोनों चीजें। आप अपने ही पार्टी के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आपने एक शख्स को 3 मिनिस्ट्रियां दी हुई है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में लोग कम है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर वो पार्लियामेंट मतलब असेंबली में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछें, किसी से भी बात करें, वो आपको ये कहेंगे कि जी खराजात कम करने के लिए 3-3, 4-4 मिनिस्ट्रियां दी हुई हैं। क्योंकि अगर सिंगल मिनिस्ट्री देंगे तो हर एक को गाड़ी भी देनी पड़ेगी, हर एक को घर भी देना पड़ेगा, सारे मराद भी देनी पड़ेंगी। इस वजह से जो है ये 2-3, 4-4 क्योंकि इनकी मराद भी किसी तौर कम तो नहीं है ना। लेकिन उससे फिर आपकी वर्क एफिशिएंसी मेरी बात सुने, ये मराद और ये फैसिलिटीज, इसकी दुश्मनी और बैर सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ से है। हाँ, मेरी बात सुनिए, हेल्थ में आपके पास मिनिस्टर नहीं है। हायर एजुकेशन में आप पहले टेम्परेरी चलाते रहे हैं, अब जाके आपने हायर एजुकेशन का एक मिनिस्टर, वो भी चार्ज दिया, इजाफी चार्ज, जकिया शाहनवाज के पास इजाफी चार्ज। खुदा दे वास्ते ये 2 ही शोबे हैं जो किसी भी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर बैकबोन की हैसियत रखते हैं। उन्हीं के लिए वजारतें आपके पास नहीं है, उन्हीं के लिए आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। तो आप इस बात को सोचें कि आपने जो टीम सिलेक्ट करके इलेक्ट कराई है वो नाहल लोग हैं, क्योंकि उनमें से आप बंदे नहीं चुन पा रहे कि किस बंदे को कौन सी वजारत दी जाए। तो सिलेक्शन भी आपकी है ना, आवाम की सिलेक्शन तो नहीं है। टिकट आपने जमहूरियत की, वहाँ यहाँ वही बात आ जाती है ना जमहूरियत की, कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप किसी की राय शामिल ही नहीं कर रहे। असल में सिमल ट्रस्ट की बात नहीं है, बंदा हमें वो चाहिए कि जो जिस पे हम गलत भी हों तो वो कहे जी ठीक है, हम दिन को रात कहें तो वो अगला बंदा कहे जी ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें एक रबड़ स्टैंप चाहिए जो हमारे जितने भी मामलात हैं उनको जो है वो ओन करे। बिल्कुल सही। लेकिन इस तरह अगर मामला चलते रहे तो फिर एजुकेशन और हेल्थ जो कि ऑलरेडी सफर कर रही है, ये बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर चली जाएगी। और फिर एक वक्त आएगा, जैसे एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है ना स्कूल्स की, उसी तरह अस्पतालों का भी यही हाल है। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी नहीं, उनकी ठीक है, अवाम की ठीक हो ना हो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, हसन अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हम सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें आपको हम प्रमोशन शामिल करेंगे, बचत बाजार। जी, बचत बाजार में सबसे पहले आपको बताएंगे टेसोरो पर सेल लगी है जी। 65% तक आपको ऑफ मिलेगा, वहां जाकर शॉपिंग करें और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी डिज़ाइन जो है वो आपको वहां पर मिलेंगे। बैग्स हैं, डिफरेंट शर्ट्स हैं, कैजुअल शर्ट्स हैं जिस पर सेल लगी हुई है, जाकर शॉपिंग करें, 65% तक एंजॉय करें। नेक्स्ट ब्रांड है डेनिजन। डेनिजन पर आपको 30% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो अल-शिफा का हनी है जी, 500 ग्राम्स वाला, रिटेल प्राइस 775, प्रमोशनल प्राइस 519, आप 226 रुपीज़ बचा सकते हैं। इट्स अ ह्यूज बचत जो आप जाकर कर सकते हैं हाइपरस्टार में। अल-शिफा हनी खरीदिए और अपने 226 रुपये बचाएं।
नेक्स्ट है जी नीडो वन प्लस, रिटेल प्राइस 1440, प्रमोशनल प्राइस 1205। इसमें भी आप 235 रुपये बचा सकते हैं। और अब हम शामिल करेंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास है जी अमेरिकन डॉलर, कीमत खरीद 105.25, कीमत फरोख्त है 105.50। पाउंड स्टर्लिंग, कीमत खरीद 150.50, कीमत फरोख्त है 151.20। यूरो की कीमत खरीद है जी 118, कीमत फरोख्त है 118.50। सऊदी रियाल, कीमत खरीद है 27.85, कीमत फरोख्त है 28। यूएई दिरहम, कीमत खरीद है 28.55, कीमत फरोख्त है 28.70। कुवैती दिनार, कीमत खरीद 345, कीमत फरोख्त 347.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कीमत खरीद है 81.50, कीमत फरोख्त है 81.95। जापानीज येन, कीमत खरीद है 0.93, कीमत फरोख्त है 0.96। स्विस फ्रैंक, कीमत खरीद है 106.90, कीमत फरोख्त है 107.80। और सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर, कीमत खरीद 82.50, कीमत फरोख्त है 83.05। और नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप ज़ैनुल हसन से हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, मोहम्मद असद मंजूर भट्ट साहब। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र सर, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? बस आजकल हमारे पनामा लीक्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ लोगों का बड़ा रुझान है, जनरल पब्लिक का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इवन गवर्नमेंट का। तो हमने तो रिसेंटली कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने दिए हैं, जिसमें पूरी कौम को एक वाज़ेह लाएमल दिया है कि किस तरह आप वाइट कॉलर क्राइम्स को डिग आउट करके कौम का जो पैसा मुल्क से बाहर गया है और वाकई अगर कोई गैर कानूनी तरीके से गया है तो उसको हाईलाइट किया जाए और किस तरह उसको वापस भी लाया जा सकता है। हाँ सही, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट, अगर आप उसका जवाब नहीं निकाल सकते हो कि वो किस पैटर्न से गया है, लेकिन गया है, तो वो लीगली जायज़ है? लीगल अगर बात करें, देखें, एक्चुअली वाइट कॉलर क्राइम होता ही है कि जिसकी कोई लीड्स नहीं होती और बज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स, बज़ाहिर उसकी शेप ऐसे लगती है कि जैसे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसका बैक ट्रैक करते हैं, जब आप उसको ढूंढते हैं कि ये गाड़ी है तो इसको ख़रीदा किसने है, इसकी पेमेंट कैसे हुई है, ये कहाँ से बुकिंग हुई थी, कौन लोग थे, तो जब बैक ट्रैक करेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें डिग आउट होकर सामने आ जाती हैं। सही। सो हमने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में को फोकस किया है कि हमने ये नहीं किया कि हम किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दे रहे हैं या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में दे रहे हैं। हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। ऑल पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की ये नुमाइंदगी करती है। सो हम किसी एक पार्टी के हक़ में या किसी गवर्नमेंट के हक़ में या ख़िलाफ़ नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड नेशन, इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हैं। और होपफुली अगर इस पे अमल दरामद होता है और गवर्नमेंट इसमें सीरियसनेस शो करती है तो कानूनी तौर पे एसेट्स रखना तो कोई गुनाह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन अगर इल गॉटन मनी से, ब्लैक मनी से या अंडर द टेबल से या इनविजिबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके अगर कोई एसेट्स लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उसमें आता है कि ये ऑफेंस है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से जो बात सामने आई वो ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे लोग किस पर्पज़ के लिए गए। आप खुद मुल्क को रन कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में सारी दुनिया आए इन्वेस्टमेंट करे। एथिकली आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। अगर लीगल आप साबित कर भी दे तो एथिकली वी आर ऑन वीक विकेट। मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये हुआ कि इन्होंने जापान से एक डेलीगेशन बुलाया जी आप पाकिस्तान में टैक्स फ्री जोन बनाते हैं, आप आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। 8-10 उन्होंने बड़े प्रोग्राम किए, तो लास्ट में उन्होंने एक ही सवाल किया
कि पूरी वर्ल्ड में आपके जो अपने पाकिस्तानी हैं जिनकी रूट्स यहाँ हैं, हमारी तो रूट्स ही नहीं है, उनकी हैं, तो वो क्यों नहीं उनको आप टैक्स की जन्नत बना के देते और वो क्यों नहीं अपना पैसा वहाँ से लाते। तो ये तो बात उन लोगों की जो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करके बेचारे कमा रहे हैं, तो ये तो उससे बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ रह भी रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से अर्न भी कर रहे हैं और यहाँ से पैसा बाहर भेज के एसेट्स बना रहे हैं, बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा वो तो अपने खिलाफ करने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बहुत से पॉलिटिकल केसेस के साथ जो है वो लिंक्ड अप भी रहे और बहुत सी चीज़ें आपके करियर में 1995 में आपने करियर का आगाज़ किया था। अगर कुछ केसेस की हम बात करें, आप कुछ बताना चाहें कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो आपने देखे? देखें, इसमें जो मेरा पीरियड बनता है 2000 से 2006, मैंने उस दौरान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पंजाब में एज एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल काम किया। अच्छा। इस दौरान मैंने जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनके ट्रायल्स किए, जिसमें जहांगीर बदर साहब थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जावेद हाशमी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे उस वक्त, रियाज फितियाना साहब रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो इन लोगों ने कौम की सर्विस की, मेहनत की, जो भी किया, जब दूसरी पार्टियां आती हैं तो वो एतराज़ उठाती हैं कि इन्होंने करप्शन की। सही। तो उसको डिग आउट करने के लिए जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशंस की तो उनके ऊपर केस बने। अब पॉइंट सिर्फ यही होता था, हम कोर्ट में जब केस कंडक्ट करते थे तो इनका ये कहना होता था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो हमारा यही हमेशा स्टांस रहता था कि हम कोशिश करेंगे कि आपको फेयर ट्रायल मिले, आप अपने आप को प्रूव करें कि ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं। तो इस तरह ये केसेस हम करते रहे। ज़ाहिर केसेस में फिर प्रेशर भी बहुत आता होगा ऑब्वियसली, मतलब पावरफुल पर्सनालिटीज़ जिनका एक असर और रसूख है, तो फिर उसको कैसे टैकल करते हैं? देखें, जो प्रोफेशनल लॉयर होता है ये उसकी ज़िंदगी का पार्ट है। ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट विद हिज ब्रीफ। जब आप ऑनेस्टी विद द ब्रीफ करते हैं तो फिर प्रेशर तो एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है, उसको हम इस तरह नहीं लेते हैं। लेकिन वो एट टाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का भी हो सकता है, आपको आपकी जॉब को कॉस्ट करना पड़ सकता है, या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस केस, और भी केसेस में लॉयर्स को लाइफ थ्रेटनिंग जो वार्निंग्स हैं वो भी दी जाती है। आपको शायद बताऊं कि रेमंड डेविस केस जब हुआ था, अच्छा, उसमें भी आप? मैं विक्टिम्स का लॉयर था और नेशनल कॉज में मैंने वो केस फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कोई फी चार्ज नहीं की। ज़ाहिर मासूम पाकिस्तानी मर्डर हुए थे तो मैंने उनका साथ दिया। तो मुझे याद है कि और भी 8-10 बॉडीज़ आ गई कि हम सब मिल के केस करेंगे, तो रिपोर्टेडली उन सब लोगों के ऊपर ये प्रेशर आया। लेकिन चूँकि ज़ाहिर मैं सेकंड जनरेशन प्रोफेशन में, हमें तो अब मर्डर केस भी किए हैं, बाकी केस भी किए हैं, तो प्रेशर तो होते हैं। लेकिन आपकी फिर अपनी एक वर्थ होती है, आप अपने प्रोफेशन में एक इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी करते हैं, तो जब आप टेस्ट ऑफ टाइम में ट्रायल में निकलते हैं तो फिर ही आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर वकला ने मुझे सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्ट किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी शामिल है। दे सी देयर लीडरशिप इनटू दिस, कि वो प्रेशर सस्टेन करें, वो ऑनेस्टी के साथ अपना स्टैंड करें, ब्रीफ के साथ सिंसियर हों। तो आए प्रेशर्स, लेकिन ये एक अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, मेरे वालिद भी लॉयर हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं और जो जनरल हमारे जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं सब इन चीज़ों से निकल के आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन असद साहब, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी, एक वकील के लिए कितना मुश्किल होता है केस को स्ट्रॉन्ग बनाना या अपने दलाइल पेश करना, जबकि आपके पास प्रूफ्स उस तरह से नहीं आते हैं जैसे आने चाहिए। आपके पास वो पुलिस की तरफ से जो एक इन्वेस्टिगेशन होती है या जो चालान पेश किए जाते हैं वो हेल्प आउट करते हैं, या वहाँ पर कमी है अभी? एक्चुअली जो कंटेस्टिंग केस इन द कोर्ट जो है ना, ये एक बड़ा टैक्टफुल वर्किंग है और इसी वजह से कई दफ़ा लोग डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि जी देखें फलां बंदा तो नॉन करप्ट है और नॉन डकैत या कातिल है, लेकिन उसको अदालत ने छोड़ दिया क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें। अभी भी हम बहुत से केसेस देखते हैं जिसमें मातहत अदालतों से तो सजाएं हो जाती हैं, फांसी भी हो जाती है, ऊपर से बरी हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसमें जितनी भी वर्किंग है वो होती है थ्रू पेपर्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस की भी अहमियत है, लेकिन हम फिर खुद कहते हैं कि जहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो दैट एक्सक्लूड्स ओरल एविडेंस। सो जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वहाँ पे यू कैन नॉट गो टू द रियल पिक्चर ऑफ द केस, यू हैव टू confine yourself into the paper book and evidences which have been collected. अब हम कभी ये नहीं कहते हैं कि ये बेगुनाह है, हम कहते हैं as per prosecution's case there is no case against him. So we are not defending basically a criminal, we are defending our client's right
थ्रू दी प्रोसिक्यूशन। ठीक। तो क्रिमिनल जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है उसका एक बेस है जिसे हम कहते हैं कि अगर 100 मुजरम भी बच जाए तो नहीं, लेकिन अगर एक भी बेगुनाह मारा जाए तो ये बड़ा जुल्म है। तो उस जब आप सिनेरियो में जब काम कर रहे होते हैं तो कोर्ट्स का ये व्यू होता है कि अगर कोई डाउट क्रिएट होता है किसी की कल्पेबिलिटी में या उसकी क्रिमिनलिटी में, तो उसका बेनिफिट उसको एक्यूज को मिल जाता है, क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड द प्रोसिक्यूशन टू ब्रिंग होम द चार्ज थ्रू कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सही, ये चीज इस वजह से वो सारा आई विटनेस कहाँ स्टैंड करते हैं फिर, उनकी क्या अहमियत है लॉ के ये अंदर? बहुत बड़ी बात आपने किया है। और मिस सेवन मैं आपको आई मस्ट रिक्वेस्ट टू द होल नेशन, देखें हम मुसलमान हैं, हमारे जो तालीमात हैं उसमें कुरान अज़ीम शान में ये बात बड़ी वाज़े से लिखी है कि शहादत को मत छुपाओ, एविडेंस को मत छुपाओ। हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है जब एविडेंस सामने नहीं आती। अब देखेंगे जो कल्प्रिट्स हैं वो बरी ही इस वजह से होते हैं, कोर्टें तकलीफ में बरी कर रही होती हैं। सो मेनी टाइम्स कोर्ट्स हैव हर्ड कि जी हम क्या करें, देयर इज नो एविडेंस। दिन दिहाड़े वाक़या होता है, दिन दिहाड़े वाक़या होता है और कोई नहीं मानता कि मैं वहाँ हूँ, सब बातें कर रहे होंगे कि फलाने किया फलाने किया, जब पुलिस जाएगी वो कोई भी नहीं करेगा। अब मजबूरन क्या होगा, मरने वाले का या विक्टिम का बाप, भाई, भांजा, भतीजा जो वहाँ होते ही नहीं है, और वो जितना भी सिंसियरली एविडेंस देगा दैट इज रॉन्ग। उस कमजोर एविडेंस की वजह से वो बंदा बरी हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर एक तरफ एविडेंस जो है वो एक्यूज्ड की फेवर में जा रहे हो और अगर गवाही आ जाए ऐनी शाहिद की कि नहीं ऐसा नहीं था, फिर क्या सिनेरियो? ये बिल्कुल इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि अगर फॉर एग्जांपल, और इसमें वाक़यात भी हैं कि फॉर एग्जांपल पुलिस एक स्टांस ले के केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और वहाँ पे पहुँचती कि ये मुलज़म है और उसको ट्रायल में ले गए, ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीडिंग्स पता चला कि नो 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 एक और शख्स किसी और केस में पकड़ा, उसने कहा वो केस तो मैंने, वो वाक़या तो मैंने किया है। तो देयर इज़ ऑलवेज रूम कि आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ऐसा भी तो हो सकता है एक्यूज्ड का एलिबाई आ जाए कि मतलब इसने ये नहीं किया और ये मेरे साथ था या ये आई नो, नहीं वो तो फिर होता है। तो फिर वो आई विटनेस की गवाही ज्यादा कंसिडर की जाती है या ग्राउंड? हमेशा जब ये एनालिसिस ऑफ एविडेंस होगा तो उसमें टॉप प्रायोरिटी पे डॉक्यूमेंट, उसके बाद ऑरल, और उसके बाद कहीं वीकेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस है एलिबाई। अच्छा, अगर इसकी आपस में कन्फ्रंटेशन कराएंगे तो ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट एविडेंस विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड प्ली ऑफ एलिबाई विल बी वो थर्ड उसमें चला जाता है कि अगर उसकी फेवर में नहीं जा रहा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, कुछ और भी हम बात करेंगे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी कि बहुत से लॉज बनाए जाते हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बार एसोसिएशन का क्या किरदार है, इस पर भी जानेंगे, इनकी क्या कमेंट्स हैं। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। असद साहब, हम बात कर रहे थे लॉ जो कानून होता है और फिर उसको मुख्तलिफ उसकी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे राइट्स क्या हैं कानून में और किस तरह से आपको सपोर्ट किया जाता है। ये अवेयरनेस हम आम कैसे कर सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि एक सिविल सोसाइटी में हर शख्स को अपने राइट्स का पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ बेहतरी तो की है कि 5 इयर्स कोर्स किया है और उसमें आफ्टर इंटरमीडिएट जो 5 इयर्स कोर्स शुरू किया उसमें उन्होंने BA लॉ कि उसमें लॉ का एक सब्जेक्ट भी ऐड किया है ताकि वो LLB के सब्जेक्ट्स में आने से पहले उनको कुछ ना कुछ अवेयरनेस आ जाए। एक तो ये है कि एजुकेशन के अंदर इसको डालना चाहिए ताकि लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ का पता हो, राइट टू लाइफ, राइट टू बी डेल्ट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ, राइट टू सेव फ्रॉम discrimination, right to religion, right to have legal business. I think right to be on the road. Oh yes. वो उस तरह की भी कोई चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर वी फील सेफ। मतलब वी मीन्स लाइक लड़कियों के जो हकूक होते हैं और जिस तरह से उसको कानून प्रोटेक्ट करता है। इस तरह, बल्कि इसमें तो अब तो खैर स्पेशल वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आए हुए हैं, अब तो लेडीज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। आई हैव 3 daughters and 1 boy, सो मैं बेटियों को तो बहुत ज़ाहिर हर बाप अपनी बेटियों से बेटियों के साथ बहुत अटैच होते हैं, तो उनको मैं मजाक में भी कहता हूँ नाउ यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑल मेल सेक्शंस। अच्छा, वो इंस्पायर हैं, आपके बच्चे इंस्पायर हैं आपके प्रोफेशन से? जी बिल्कुल, बल्कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसने 5 इयर्स लॉ में एडमिशन लिया है ऑन हर ओन चॉइस। अच्छा, मतलब आपने नहीं कहा, उन्होंने खुद से देख के चॉइस की। अच्छा, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि आपके फादर भी तो इसी yes. आप इंस्पायर हुए थे या आपको उन्होंने कहा था? हाँ, ये इस तरह है कि आई एम लकी
दैट आई हैव अ वेरी गुड फादर, तो उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, बट वो हमेशा ये एक छोटी सी बात कहते थे कि देखो कोई भी बिज़नेस करो, कोई भी जॉब करो, आपको बहुत सारी परेशानियाँ लेनी पड़ती हैं। वकालत में खूबी ये है कि आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है, एंड यू राइट डाउन वट एवर यू लाइक एंड इट विल बिकम लॉ। एक वाइट पेज पे एक पेंसिल से आप जो भी लिखेंगे दैट विल बिकम लॉ। वही होता है कि आप देखें मर्डर लोग हैंग हो रहे होते हैं, आप 200 की एक पिटीशन टाइप करते हैं कि जी ये बड़ी ज़्यादती है, आप इसको सुने, और कोर्ट सुनती है और वो सजाए मौत से बरी भी हो सकता है। तो इस तरह लॉ की फील्ड में इस तरह इनडायरेक्टली वो मुझे परसुएड करते हैं, इनकरेज करते रहे। फिर यह है कि लॉजिक जो होती है ना जी, उसमें बड़ी फोर्स होती है। आप इलॉजिकल बात मैं अभी भी करूंगा तो यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो ये जो लॉजिक है ये बड़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को लॉ में जाने में। किसी को कन्विंस करना, इट्स द टफेस्ट थिंग आई थिंक, कि किसी को अपनी बात समझाना और कन्विंस करना। सो आप बचपन से ही ऐसे थे, मतलब दलाइल देना, बात करना और अपनी बात को मनवाना? एक्चुअली ये तो हर बच्चे में होता है कि वो चाहता होता है कि उसको अट्रैक्शन उसकी हो, लोग उसकी बात सुने। तो लाइकवाइज मैं भी इस तरह था, लेकिन ये है कि मैं बचपन से शौक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वालिद को देख के, फिर ये चीज़ें देख के, फिर मैंने समझा कि जब किसी कमज़ोर की मदद आप करते हैं, किसी बेगुनाह को किसी शिकंजे से छुड़ाते हैं, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, आपका दिल खुश होता है, यू फील लाइक रिच। तो ये जो सेटिस्फेक्शन होती है मैं किसी और जगह पे नहीं हो सकती। किसी भी जगह जाते हैं, अब देखें मैं एक बात कर रहा हूँ, कमज़ोर आदमी की मदद की, मैंने फीस भी चार्ज नहीं की, इसलिए कि मेरा दिल चाहता है यार इसकी मदद हो। ही शुड हैव ए राइट टू हैव ए गुड लॉयर। तो उस पर मेरे पर कोई कंपल्शन नहीं है। अब उसके जब वो दुआ देता है, जब खुश होता है, जब वो सोचता है यार, तो उस पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो आप किसी जॉब में अच्छा काम भी कर रहे हो तो कहते हैं यू आर पेड फॉर इट, यू हैव टू डू इट। तो कोई एप्रिसिएशन का लेवल वो नहीं होता जो है इस प्रोफेशन में। बाय चॉइस जो है वो आप मदद भी कर रहे होते हैं और उनको सॉर्ट आउट भी करा रहे होते हैं। कोई एक ऐसा केस जो आपको हमेशा याद रहा हो और बहुत इंटरेस्टिंग उसका ट्रायल चला हो? मुझे तो ये रेमंड डेविस वाला केस बहुत ही याद रहा, क्योंकि मैंने इस केस में लम्हा बलम्हा चीज़ें बदलती देखी। तो आप पे इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत आया? बहुत चीज़ें थी। मैं आपको बताऊं कि पहले तो इस केस के उतार चढ़ाव इतने हैं कि ये केस सिर्फ केस नहीं रह गया था, ये इंटरनेशनली एंड इंटरनल गेम्स इसमें बहुत इन्वॉल्व हुई, जो मुझे बाद में पता चली। मैं तो एज ए सिंपल लॉयर उसमें एंगेज हुआ, और सिर्फ इसलिए कि नेशनल कॉज के ये पाकिस्तान के अंदर एक जुल्म हुआ है, तो इसमें हमें साथ देना चाहिए कमज़ोर लोगों का, जिनका कोई साथ ही खड़ा होता। तो वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ये कह रहा हो वर्ल्ड लेवल पे कि हमारा ये जो रेमंड डेविस है ही इज़ डिप्लोमेट, और यहाँ पे आप एक लॉयर की सीएस से कह रहे हो, क्योंकि मैंने LLM इंग्लैंड से किया, मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा हुआ है, तो आई रेफर्ड द लॉ एंड सेड कि जी ही हैज़ नो cover under the diplomatic law because he has not come to Pakistan under diplomatic cover। तो इस बिना पे वो यहाँ रहा भी। फिर इस दौरान जब उतार चढ़ाव, प्रेशर्स, लाइफ थ्रेटन, लुक्रेटिव प्रेशर्स के जी मुझे कहते थे कि जी आप इनको कन्विंस करो कि ये सुलह कर ले, तो मैंने कहा जी सुलह करने का तो उनका राइट है, लेकिन आई नो कि दे आर नॉट रेडी, व्हाई शुड आई गो बैक एंड से दे नो एवरीथिंग, तो डोंट यू थिंक दिस इज़ फॉर फ्री। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, ये बात कहना इज़्ज़त की बात लगी कि जब मैंने सुना हुआ है लोगों से कि लोग कहते हैं पाकिस्तानी तो डॉलर की खातर माँ भी भेज दे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मैंने उसको कहा, गोरे को जो जर्नलिस्ट की कवर में था, तो मैंने से कहा कि आई एम यू सी आई एम नॉट ए पुअर मैन, अल्लाह का शुक्र है, बट आई डोंट नीड योर मनी, आई एम विद माई प्रोफेशन, आई एम विद माई ब्रीफ। तो अल्लाह का शुक्र है। सो दैट वाज द केस जहाँ पे मुझे लगा कि वाकई मेरे वकील होने का कोई फ़ायदा मेरे मुल्क को, मेरी आवाम को हुआ। और मैं समझता हूँ कि मैं अभी इलेक्शन वाला मेरा स्टाइल नहीं है। पिछले साल लोगों ने, दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया, तो मेरा ख्याल है यही वो कमज़ोर लोगों की दुआएं हैं, और जो एक मेरा जो नेशनल रोल रहा है, और पूरे पाकिस्तान में मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया, और आई वॉज इलेक्टेड एज ए सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार। अच्छा, एज ए सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कैसा लग रहा है काम करके, और थोड़ा सा बार एसोसिएशन के बारे में भी बताइएगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये बेसिकली ऑल ओवर पाकिस्तान एक वकला की सुप्रीम बॉडी है, जिसमें हर साल इलेक्शन होते हैं और वकला अपने वोट देते हैं। और इसमें सबसे खूबी ये है कि सीनियर लॉट है, यानी मेच्योर जो लॉयर्स होते हैं वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, और फिर वो जाके वोट अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं, दे आर मेच्योर। और आपने देखा कि वकला तहरीक में सुप्रीम कोर्ट बार ही थी जिसके प्रेसिडेंट थे उस वक्त मुनीर मलिक, जिन्होंने
इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक में आगे बढ़ के फिर किया और पूरी वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज गया कि पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स आर यूनाइटेड। और बल्कि ये हुआ कि उस वक्त यूनिफॉर्म फौज थी जो उस वक्त इक़्तिदार में थी, तो जो यूनिफॉर्म वकला थे तो यूनिफॉर्म वर्सेस यूनिफॉर्म था एंड वी वन बिकॉज ऑफ पब्लिक, बिकॉज ऑफ मीडिया। मीडिया ने बड़ा साथ दिया, पब्लिक ने बड़ा साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार का बहुत रोल है और इसी वजह से ये पानामा लीक्स वाले इशू में भी गवर्नमेंट ने भी और अपोजिशन ने भी हमें अप्रोच किया, सपोर्ट किया, वो अप्रोच किया अच्छा। फॉर दी गाइडेंस। अच्छा, कि आप बताएं कि आप लीगल बॉडी क्या बनती है तो हमने फिर यस्टरडे टीओआरस भी जारी किए। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो एसोसिएशंस मतलब एसोसिएशंस हैं, ये दैट इज सॉर्ट ऑफ अ क्लब जहाँ पर आप मिलते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और बहुत सी चीज़ें भी क्लियर होती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं समझती हूँ कि आप उम्र के जिस भी हिस्से में हो, उस सीखने का प्रोसेस तो चलता रहता है। ख़ास तौर पर वकला के लिए बड़ा एक पढ़ा लिखा तबका है और सारी ज़िंदगी मुझे लगता है वो पढ़ते ही रहते हैं, उनका शौक़ होना चाहिए पढ़ाई। ये किस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, मतलब इससे आप क्या समझते हैं कि ये क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो लॉयर्स को दिए जाती हैं? देखें, जो हमारे यहाँ पे दो किस्म के नॉर्म्स चल रहे होते हैं, बार काउंसिल्स एंड बार एसोसिएशंस। बार काउंसिल हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो प्रोविंशियल सतह पे होती है, वो लाइसेंस इशू करती है लोअर कोर्ट्स के लॉयर्स को। ठीक है। और बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो लाइसेंस देती है सुप्रीम कोर्ट बार, जो इनके इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं काउंसिल्स के, लेकिन एसोसिएशंस के हर साल होते हैं, हर तहसील सतह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे और हर हाई कोर्ट लेवल पे ये होते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन क्राइटेरिया ये होता है कि हम लॉयर्स की जो वर्किंग कंडीशन है उसको बेहतर करें, सही। उनको कोर्ट तक रसाई जो है, जो अदलिया तक अपने केस की रसाई, वहाँ तक जाने में जितने स्टेप्स हैं उनमें उनकी मदद करें। बार फैसिलिटीज़ हों, अगर केस कॉल नहीं हो रहा तो बार रूम बनाएं, वहाँ बैठें, अपना वो केस की प्रेपरेशन के लिए लाइब्रेरीज बनाएं। फिर वहाँ पे बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, तो वहाँ पे बार वेसिनिटीज़ में मेडिकल सेंटर बनाते हैं, अच्छा, ताकि उनकी वहाँ पे कोई ना कोई फैसिलिटी उनको। तो रिसेंटली अभी हम सुप्रीम कोर्ट बार में ये चाह रहे थे कि चूंकि प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सारे लॉयर चाहते हैं कि उनके सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह से इस्लामाबाद में उनको कोई रिहायशी कॉलोनी मिले। उसके लिए भी हमने अभी रिसेंटली एक एफर्ट की है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आके सीडीए ने भी और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ठीक है जी, हम इसको फैसिलिटेट मतलब इट्स लाइक अ मिनी स्कूल जहाँ पे आपको एजुकेशन भी मिल रही है और साथ साथ फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। सो दैट्स अमेजिंग एंड गुड लक फॉर दिस वर्क। आई एम श्योर आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ ये काम भी जो है वो काफ़ी टाइम रिक्वायरिंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी हमने इन्फॉर्मेशन भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ा खरल साहब और आज का हमारा टॉपिक होगा गुलाबी बाग। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल है? रज़ा भाई, गुलाबी बाग किधर है? ये गुलाबी रंग का होता है? जी बिल्कुल, गुलाबों की वजह से था। रोज़ गार्डन जैसे टर्म है उधर वेस्ट में और बाद में भी बनते रहे, रोज़ गार्डन कोलकाता में बना है इस तरह के। तो गुलाबी बाग जो है बड़ी, ये बाग है, ये शाहजहाँ के दौर का बना हुआ है और मिर्ज़ा सुल्तान बेग कहा जाता है, एक अमीर थे, एक बड़े अहम ओहदे पे थे अच्छा। शाहजहाँ के दौर में, तो उन्होंने ये गुलाबी बाग बनवाया था। और ये जो अब नज़र आता है ना, आप जीटी रोड पे जाते हैं और यूईटी जहाँ ख़त्म होती है उसके थोड़ी बाद ये शुरू हो जाता है गुलाबी अच्छा। बाग छोटा सा। तो ये चारों तरफ था इतना ही, यानी इसका अब एक हिस्सा यानी 1/4 रह चुका है जो पुराना बाग, कदीम बाग, और बाकी सब खत्म कर दिया, बाकी सारा ख़त्म हो चुका है, इनक्रोच हो चुका है, कब्जा हो चुका है। अभी जो ऑरेंज लाइन पे जो स्टे ऑर्डर आया हुआ है, तो उनमें से एक गुलाबी बाग की राहदारी को, वो भी करीब बिल्कुल रोड के बरलबे सड़क है, तो इस वजह से वो आया 1655 में बना था। अच्छा। इसकी खूबसूरती जो है, इसकी ग्लेज टाइल्स हैं और इसकी ऑर्नामेंटेशन है, इसकी फ्रेस्को और स्टक्को
ऑर्नामेंटेशन जो है देखने वाली, कैलीग्राफी का काम यहाँ पे इतना खूबसूरत है कि इतना शायद ही किसी और इमारत पे नज़र आए रेगुलर। जिस तरह मस्जिद वज़ीर खां में आप जाते हैं तो आपको उसका फसाड नज़र आता है, कैलीग्राफी जो नीली टाइल की सूरत में या येलो टाइल की सूरत में बनी हुई है, वो वही उसी किस्म की कैलीग्राफी इधर भी है। उसी किस्म की कैलीग्राफी जो है उसका थोड़े से पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं चौबुर्जी में। तो ये भी राहदारी है, चौबुर्जी भी जो मॉन्यूमेंट है वो भी राहदारी ही है बुनियादी तौर पर। तो ये दोनों गेटवेज हैं, वो बाग ज़ेबुन्निसा का था, ये गुलाबी बाग का है। अंदर इसके अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो दाई अंगा का मकबरा आ जाता है। अच्छा, बहुत वो भी यहाँ खूबसूरत पर ही मकबरा है। है। उसका भी जिक्र आया ना जब ऑरेंज लाइन की बात है। 1671 में वो मकबरा बना था। बाग पहले का 1655 में बन चुका था और मिर्ज़ा सुल्तान बेग के बारे में बताया जाता है कि वो इसके बानी है इस बाग के, उनकी जागीर थी और उसमें उन्होंने बाग बनवाया था। दाई अंगा जो है उस वक्त जो है मुग़ल कोर्ट से वाबस्ता थी और वेट नर्स के तौर पर जानी जाती थी और शाहजहाँ उनका बहुत रिगार्ड किया करते थे। उसी वजह से उन्होंने बहुत सी जागीरें अता की। तो ये बाद में ये गुलाबी बाग की जागीर जो है ये भी एक तरह से ये इलाका भी दाई अंगा की फैमिली को मिला। जब दाई अंगा की डेथ हुई तो फिर यहीं पे एक मकबरा बनाया गया और मकबरा बहुत खूबसूरत है। बड़ा मकबरा है, यानी छोटा मकबरा नहीं। जिस तरह जहांगीर का मकबरा आप देखते हैं उस साइज़ का तो नहीं है, उस साइज़ के उतने कीमती पत्थर भी नहीं लगे हुए, डेकोरेशन भी नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा खूबसूरत मकबरा है जिसके अंदर जहाँ पे कब्र है वहाँ पे ऊपर आप साइडों पे देखते हैं तो वो आपको जो कैलीग्राफी के शाह पारे नज़र आते हैं जो उस दौर के टॉप के कैलीग्राफर थे, उन्होंने कैलीग्राफी यहाँ पे की हुई है, मुख्तलिफ सूरतें लिखी हुई हैं, वो उसी तरह से एज इट इज़ इंटैक्ट हैं और अभी तक उसको प्रिजर्व किया हुआ है। अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है। और अब मकबरे के कुछ हिस्से ख़राब हुए तो हाल ही में गवर्नमेंट पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने मिलकर इस मकबरे की तज़ीनो आराइश की है, बाग जो है इसको खूबसूरत बनाया है। और अब अच्छा, तज़ीनो आराइश के चक्कर में अक्सर ये देखने में भी आया है कि उसकी वो जो पुरानी फील है, एक हिस्टोरिकल फील आती है, वो कहीं ख़राब कर दी जाती है। जैसे शालीमार गार्डन की तज़ीनो आराइश की इन्होंने और वो पूरा प्लस्तर और पूरा वो उसको इतना नीच कर दिया कि वो लगा ही नहीं कि ये पुरानी जी बिल्कुल, ये कहीं कहीं ख़राबियाँ हुई हैं। महकमा आसार क़दीमा जो है वो आंखें मूंद लेता है या बंद कर लेता है बहुत सारे मकामात पे, जहाँ पे उन्हें रेस्टोरेशन करते हुए या इनकी प्रिजर्वेशन करते हुए उनके ओरिजिनल जो आर्किटेक्चर है और जो मटीरियल इस्तेमाल हुआ है उसी को इंटैक्ट रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे जो है ये जो इलाका है, राहदारी है, जो गेटवे है और साथ साथ इसके जो मकबरा है, इन दोनों का जो है काफ़ी हद तक इन्होंने बेहतर किया है। एक जो जगहों पे ऐसा है भी कि जहाँ पे सीमेंट लगा हुआ, अब सीमेंट का उस दौर में तो तसव्वुर भी नहीं था, वो आप 300 साढ़े 300 साल की बात कर रहे हैं। तो उस दौर में सीमेंट तो 100 साल हुआ तकरीबन, यानी 20वीं सदी की इमारतें ज़्यादातर सीमेंट से बनी हैं और गोरा लेके आया सीमेंट की टेक्नोलॉजी, उससे पहले नहीं थी। उस वक्त लाइम प्लास्टर था, यानी रोड को मिला के मिक्स करते थे चूने में और इसको पीस के फिर इसके साथ और दालें वगैरह डाल के तो प्लास्टर उससे करते थे और चुनाई वगैरह जो है लाइम प्लास्टर से होती थी, सिर्फ लाइम लगता था उसमें। बिल्कुल से। अच्छा, ये जो अभी हम गुलाबी बाग की बात कर रहे हैं, ये कहीं से लिंक करता है शालीमार गार्डन को? क्योंकि उससे बिल्कुल नहीं, इसका असल में लाहौर को बागों का शहर भी इसलिए, और ये इलाका तो वैसे बागबानपुरा और वो सारा मशहूर इलाका है ना, तो ये यहाँ पे ऐसे दर्जनों बागात थे जो कहाँ गए वो बाग? वो जैसे आबादी बढ़ती गई, कुछ प्राइवेट थे तो प्राइवेट बाग जो हैं जैसे मलकियतें निजी इमलाक थी तो उन्होंने बेच डाले, कोई सरकारी इमलाक थी तो सरकार ने तवज्जो नहीं की और उन इमलाक पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, आबादियाँ बन गई और आप वो कहीं कहीं आपको नज़र आते हैं। इस तरह अगर आप जाते हैं शालामार बाग की तरफ तो जहाँ पे वाटर रिजर्वायर वो पुराना जो वो माउंट सा पड़ा हुआ है सड़क के बिल्कुल दरमियान में आता है, अगर आप उस देखें तो अक्रॉस दी रोड जाके देखें तो आपको बुर्जियाँ घरों के अंदर नज़र आती हैं। एक बुर्जी आपको घरों के अंदर बिल्कुल नज़र आएगी। अब ये वो बुर्जी किसी ना किसी बाग की है। रज़ा भाई, हमारे पास 1 मिनट रह गया आखिरी, तो मैं चाहूँगी उसमें अगर हम सम अप कर सकें जो आप बात कर रहे थे उसी को। जी बिल्कुल, मैं ये बात ये करना चाहता हूँ कि हमें अमूमी जो हमारा रवैया है ना जो मॉन्यूमेंट्स है उस हवाले से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आसार क़दीमा को बेहतर से बेहतर करते चले जाएँ।
अपना रवैया भी बेहतर करें और फिर सरकार को फोर्स करें कि वो भी अपना रवैया सारे कदीमा के हवाले से बेहतर करे और उनको प्रोटेक्ट करे। कहीं एक जगह भी अगर सरकार का जेस्चर ये आ जाए कि ये गिरा देने से कुछ नहीं होता, यहाँ सड़क बना लें, तो लोग तो पहले ही तैयार बैठे हैं, वो सारी की सारी गिरा देंगे। तो लिहाजा आपको सरकार को जो है वो आप पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए कि तारीखी इमारत एक गिराएंगे तो कानून सब के लिए है, वो सब कहते हैं कि जी उधर गिर गई है तो इधर क्यों नहीं गिर सकती। तो ये सारी चीज़ें और फिर बहुत शुक्रिया, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया तो मुझे आपसे इजाज़त लेना होगी। बहुत शुक्रिया आपका रज़ा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।